अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कल हमने आपको रोजनामा के अंदर बताया था कि मार्केट ज्यादा एक रेंज बाउंड सेशन के अंदर चल रही है और प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ज्यादा रुझान है, और आज का दिन भी हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ज्यादा रहा और मार्केट ने तकरीबन 700 प्लस पॉइंट्स नेगेटिव की क्लोजिंग दी। एक रेंज बाउंड सेशन के साथ साथ एक रेजिस्टेंस है 1,81,000 की, जो कि बहुत अहमियत रखती है, और एक की सपोर्ट भी है 174,000, जिसके ऊपर मार्केट फिलहाल ट्रेड कर रही है। कल लास्ट दिन है ट्रेडिंग का, जो कि बहुत अहमियत रखेगा, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को शेप करेंगे नेक्स्ट वीक जब मंडे को मार्केट ओपन होगी, जिसके अंदर 181 का जो एक लेवल है रेजिस्टेंस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक पिवटल रोल प्ले करेगा। और उसके साथ में रोल ओवर वीक भी है, एक लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है, जून क्लोजिंग की एडजस्टमेंट्स भी होंगी, तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। ये सारे फैक्टर्स प्ले करेंगे, और कल एक लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, उसके बाद मंडे से प्रॉपर मार्केट मेरा ख्याल है एक डायरेक्शन मार्केट को मिलेगी। तो कैसा रहा आज का भी दिन, कैसा था, और कल के भी दिन को हम किस तरीके से एक्सपेक्ट सकते हैं? क्या प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ज्यादा जाएगी मार्केट? लेकिन जिस तरह का परसों का दिन था, मतलब कल का दिन था, सॉरी मंडे वाला दिन, तो तकरीबन कमोपेश ऊपर नीचे आज भी सेम वैसा ही दिन था, और कल भी एक्सपेक्टेड है कि ऐसा ही दिन हो। लेकिन मैं कल मुझे ऐसा लगता है कि कल एंड में शायद पब्लिक या शायद मार्केट के अंदर बाइंग आ सकती है, क्योंकि फिर लंबा वीकेंड है, तो बहुत सारे लोग डर के एग्जिट तो कर रहे हैं। कल भी एग्जिट किया था, आज भी एग्जिट किया है, कल के दिन भी एग्जिट करेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन एंड टाइम में कोई ना कोई जो स्मार्ट मनी होता है, जो जिसको लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, तो वो मुझे लगता है कि बाय करके जाएगा। क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर अगर हम जियोपॉलिटिकली देखते हैं या इकोनॉमी वाइज देखते हैं, तो कोई भी नेगेटिव चीज नहीं रह गई है, ना ही नेगेटिव चीज रह गई है, और ना ही कोई ऐसी चीज है जो आने वाली हो, जैसे कि एक तलवार थी पहले के बजट किस तरह का आएगा, तो कोई इस तरह की चीज भी नहीं रहती है। तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास कल के दिन में मिल सकती है। मैं आज की मार्केट की बात करते हैं, तो ओपनिंग तो मार्केट की पॉजिटिव हुई थी, और 933 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव साइड पर गई थी। 179,400 का हाई लगा मार्केट का, और जो क्लोजिंग आई तो एंड टाइम में अच्छी खासी सेलिंग आई, और तकरीबन आज के लो पर ही मार्केट बंद हुई है। 778 पॉइंट पर मार्केट माइनस बंद हुई है, जबकि लो 797 पॉइंट का लगा था, तो तकरीबन लो के पास ही बंद हुई। और क्लोजिंग जो आई है वो 177,700 के पास आई, तो 178 वाला जो लेवल था हमारा, वो भी मार्केट ब्रेक कर चुकी है, और इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। अच्छा, ये हफ्ता सब सवाल कर रहे हैं कि स्लो क्यों है जब सारी चीजें सेटल डाउन हो चुकी हैं, तो सबसे बड़ी वजह ये है कि रोल ओवर वीक है, और रोल ओवर वीक आपको पता है कि थोड़ा सा मार्केट में स्लो रहता है, और थोड़ी बहुत हमने हमेशा देखा कि रोल ओवर वाला जो दिन होता है, रोल ओवर वाला जो हफ्ता होता है, उसके अंदर मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर होता है। और मसला ये है कि ये हफ्ता बहुत ही छोटा 3 दिन का हफ्ता है, और उसके अंदर रोल ओवर भी है, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका भी मार्केट के अंदर आ रहा है। लेकिन अच्छी बात ये देखें आप कि मार्केट के अंदर ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा। 700-800 पॉइंट मार्केट के लिए इतना कोई बड़ा परसेंटेज नहीं बनता। अगर हम आज देखते हैं तो वो भी सिर्फ 0.44% माइनस बंद हुई है मार्केट, तो इतनी कोई ज्यादा सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर नहीं है। नीचे बायर्स मार्केट में मौजूद हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और स्लो सेशन जैसे कि हमने कहा, तो वॉल्यूम्स भी कम है, लास्ट डे भी कम थे, आज भी KSE 100 इंडेक्स के सिर्फ 29 करोड़ के वॉल्यूम है। जबकि अगर हम 2 हफ्ते पहले जाते हैं या पिछले मंडे वाले दिन जाते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक 3 दिन कंटिन्यूसली जो है वो बेहतरीन वॉल्यूम थे, और KSE 100 इंडेक्स की तकरीबन 50 करोड़ शेयर का वॉल्यूम था, और ऑल शेयर इंडेक्स का 1 अरब से भी ऊपर, 1.25 अरब के आसपास वॉल्यूम था, और आज ऑल शेयर इंडेक्स का सिर्फ 75 करोड़ का वॉल्यूम है। तो स्लो डाउन हमें वॉल्यूम से भी दिख रहा है। मुइस, एक स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए कल के दिन के लिए भी? जैसे प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ही ज्यादा मार्केट चल रही है, तो एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना चाहिए, या कल एक अच्छा मौका होगा मजीद बाइंग की तरफ को? इसके साथ मैं एक और सवाल भी कनेक्ट करूंगा कि पिछले 2 दिन के अंदर अगर हम देखें तो डेटा के मुताबिक इंस्टीट्यूट्स जो हैं, फंड्स जो हैं, वो ज्यादा खरीदने की तरफ हैं, या वो भी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ नहीं है? अच्छा साथ, जो आपने सवाल किया कि कौन ज्यादा बाइंग या सेलिंग कर रहा है मार्केट में, तो जो कल का दिन था, पिछले हफ्ते या 1 महीना पहले तक अगर हम बात करते हैं, पिछले पूरा महीने के अंदर, तो इंश्योरेंस मेजरली सेलिंग साइड पर था स्टॉक मार्केट के अंदर, और फंड्स वाले बाय करते। फंड्स को भी हम जो है पब्लिक के अंदर ही काउंट करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी पब्लिक का पैसा होता है, और जब रिडेम्पशन कॉल आती है पब्लिक की तरफ से, तो फिर फंड्स वाले सेल करते हैं मार्केट के अंदर शेयर्स। तो एग्जैक्टली अगर हम मंडे की बात करते हैं, तो पब्लिक ने भी सेल किया है, अवाम, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अवाम प्रॉफिट टेक करेगी, और म्यूचुअल फंड की साइड से भी सेलिंग आई है, मतलब पब्लिक ने अच्छा खासा माल मार्केट के अंदर सेल किया है कल के दिन, और प्रोबेबली आज भी पब्लिक ने ही शेयर सेल किए होंगे। अच्छी बात यह है कि मार्केट के अंदर जो बाइंग आ रही है वो ब्रोकर प्रोप्राइटी की तरफ से आ रही है, जो मेंबर्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, वो बाय कर रहे हैं, और दूसरा इंश्योरेंस भी अच्छा खासा माल बाय कर रहा है। कल के दिन भी तकरीबन $7 मिलियन, $7 मिलियन का माल बाय किया, जबकि पब्लिक ने $5 मिलियन का, और म्यूचुअल फंड ने भी $5 मिलियन का माल सेल किया था। तो अच्छी खासी बाइंग इंश्योरेंस की तरफ से आ रही है, और वो उनका लिजिट पैसा होता है, उनके पास होल्डेड होता है, कोई पब्लिक उनसे मांगती नहीं है पैसा कि उनको रिडीम करना पड़े, शेयर सेल करने पड़े, तो उनकी बाइंग आ रही है। तो मतलब मार्केट इज पॉजिटिव। मतलब अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद की बात करते हैं, तो मार्केट जिस लेवल पे आज शेयर्स चल रहे हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद इस लेवल पे शेयर्स मुश्किल हैं कि मिले। तो इस तरह से इंश्योरेंस बाय कर रहा है, और पब्लिक भी
आई थिंक बाय करना शुरू कर देगी। आज से नहीं, कल से नहीं, लेकिन मंडे से हो सकता है कि बाइंग शुरू हो जाए, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम अब मार्केट के अंदर और इकोनॉमी के हवाले से रह नहीं गई। और आपने स्ट्रेटेजी की बात की, तो स्ट्रेटेजी सिंपल है। कल भी मैंने सेल करवाया था आपकी वीडियो के अंदर, आज भी मैं सेल का कह रहा हूँ, लेकिन कल सुबह अगर मार्केट पॉजिटिव खुलती है तो हमें थोड़ा बहुत सेलिंग साइड पर जाना है, लेकिन ऐसा सेल नहीं करना कि हमने पोर्टफोलियो अपने खाली कर देना है। शेयर्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये रेट फिर शायद ना मिले जल्दी आपको। बहुत टाइम बाद अल्लाह न करे अगर कुछ जंग वाली सूरत हाल होती है, कुछ भी एक्सपायर्ड होता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज आती है, तो फिर शायद इन रेट्स पर आपको शेयर मिल जाए, वरना तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ रुकेगी। जब सेटल डाउन होंगी या हफ्ता खत्म होगा, अगले हफ्ते से मार्केट ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। तो स्ट्रेटेजी सिंपल है, कल अगर मार्केट पॉजिटिव आती है तो सेल करना, और एंड टाइम पर जब मार्केट नीचे जाए, नेगेटिव साइड पर जाए, तो वहां पर आपने थोड़ी बहुत बाइंग करके जानी है, और अच्छे स्क्रिप्ट के अंदर बाइंग करनी है, जिनकी हमने कॉल भी दी हुई है आपको पिछले हफ्तों के अंदर, अपनी पिछली वीडियो के अंदर, इवन मिड डे मूव के अंदर, या फिर जो हम ग्रुप्स में कॉल देते हैं, तो वो आप शेयर्स बाय करके जाएंगे तो आने वाले हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिल जाएगा। मैं मुझे आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि कुछ जो है बाइंग भी कल के दिन करनी जरूरी होगी, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स थे, इंडिकेटर्स थे, वो सारे पॉजिटिव ही हैं। टॉक्स को लेके हम देख लें, बजट को देख लें, और ऑयल पे भी मैं भी आता हूँ, वो भी नीचे आ रहा है, तो सारी चीजें पॉजिटिव हैं। तो मंडे के दिन के बाद मेरा ख्याल है रेट्स शायद ना मिल सके जो अभी रेट्स मिल रहे हैं, कि अच्छा बुलिश मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। तो कल भी बाइंग की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। मुझे ऑयल का आप मिड डे मूव के अंदर भी बता रहे थे कि ऑयल जो है वो तकरीबन 72 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऑयल की प्रोजेक्शन हमें अभी और नीचे जाती हुई नजर आ रही है, और अगर ये भी मजीद नीचे आती है तो इंपोर्ट बिल के ऊपर हमारी कितनी रिलैक्सेशन होगी, क्योंकि काफी डिपेंडेंट होती है हमारी ऑयल के ऊपर इंपोर्ट। देखें, $72.5 का आज लो लगा है जंग के बाद। नया लो आज सुबह ही सुबह लगा दी, जब मैं वीडियो बना रहा था उससे थोड़ी देर पहले ही लगा था, 11 बजे 10 बजे पाकिस्तानी टाइम। तो $72.50 का लो लग गया, और अभी 73.70 पर ट्रेड कर रहा है यूएस ऑयल। अब जो सबसे बड़ी न्यूज है जो ऑयल प्राइस पर इम्पैक्ट करेगी, इवन इसी शो के अंदर, आपके शो के अंदर सुफियान ने भी टारगेट दी थे कि ऑयल ने अगर $55 तोड़ा तो $35 के पास जा सकता है। तो मुझे लगता है कि $35 अब दूर नहीं है, क्योंकि जिस तरह की न्यूज आ रही है, और ईरान के ऊपर से सैंक्शंस जो हटा दिए हैं या हटाने की जो बात चल रही है, अगर वो प्रॉपर्ली हट जाते हैं तो मतलब ईरान भी अब ऑयल अपना एक्सपोर्ट कर सकेगा दूसरे मुल्कों के अंदर। ठीक है, तो अगर ईरान की सप्लाई खुल जाएगी तो फिर आपको पता है डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, ऑयल प्राइस महंगी होने की वजह से डिमांड उल्टी कम हो गई थी। तो डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई पहले इतनी थी, तो अब ईरान की वजह से सप्लाई भी बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली फिर शेयर प्राइस जो ऑयल की रेट है वो भी इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ जाएंगे, $50 के आसपास, या फिर $35 हो सकता है टच कर लें एक बार। तो अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो आप खुद सोचें कि जब पाकिस्तान पहले ट्रेड डेट के अंदर नहीं जा रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट पाकिस्तान का सही जा रहा था, जब ऑयल की प्राइसेस $65 के पास थी, और अभी जंग की वजह से भी $75 के पास है। 2 महीने तक इम्पैक्ट रहा हमारे पास $80 से ऊपर, जो क्योंकि प्राइस थी। लेकिन अब अगर $50 से भी नीचे आ जाती है तो फिर जो हमारा डेफिसिट है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा ना, वो पॉजिटिव तब्दील हो जाएगा हमारा, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए फिर सबसे ज्यादा पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि एक तो ईरान से आपकी दोस्ती भी है, प्लस आपका एक नाम भी हो चुका है पाकिस्तान का, क्योंकि जंग खत्म करा दो आप, और इवन स्विट्जरलैंड के अंदर भी पाकिस्तान और कतर ही आगे आ गए थे, तो पाकिस्तान का इस वजह से नाम भी बढ़ा। और अगर पाकिस्तान ईरान से ही इम्पोर्ट करना शुरू कर देगा ऑयल, क्योंकि हर तरफ रूमर्स चल रहे थे या न्यूज आ रही थी, या शायद एक्चुअल न्यूज हो, कि पाकिस्तान की रिफाइनरी ईरानियन ऑयल जो है वो रिफाइन नहीं कर सकेगी, लेकिन रिफाइनरी अपग्रेड भी हो जाएगी पाकिस्तान की, ईच एंड एवरीथिंग हो जाएगी, ऑयल सस्ता हो जाएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर 4 चांद लग जाएंगे, और स्टॉक मार्केट भी फिर हाथ में नहीं आएगी इंशाल्लाह। ऐसी है, और ये सिर्फ ऑयल तक लिमिटेड भी नहीं है। ये सारी चीजें अगर पॉजिटिव हो जाती हैं तो हम तकरीबन 900 किलोमीटर का बॉर्डर भी ईरान के साथ शेयर करते हैं, तो ट्रेड भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, वो भी इकोनॉमी के अंदर काफी एड इन करेगा। सिर्फ ऑयल तक भी लिमिटेड नहीं होगी, तो ये काफी ईज हो जाएगी, विन विन एक सिचुएशन होगी है। तो जैसे भी आपने सीज फायर टॉक्स की भी बात की, तो वो भी सक्सेसफुली कंक्लूड हो चुकी है। बस अभी टेक्निकल डिस्कशन चल रही है, जिसके ऊपर 4 वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे, जिसके अंदर सैंक्शंस, न्यूक्लियर इश्यूज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और इंप्लीमेंटेशन जो होंगी, कोई भी फ्यूचर एग्रीमेंट्स होंगी, वो इंक्लूड करेंगे। अभी जो ईरानियन प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इस्लामाबाद में विजिट किया, और मेरा ख्याल है कि चीजें भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ ही जा रही हैं, और अगर ये चीजें मजीद सक्सेसफुली कंक्लूड होती हैं तो हम एक अच्छा मोमेंटम इसका मार्केट में भी देखेंगे, क्योंकि काफी अरसे तक ये एक चीज ड्रैग डाउन हो रही थी, और सब एलिमेंट्स पॉजिटिव होने के बावजूद भी तो थोड़ी बहुत हम मार्केट में रुकावट देखिए, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इस यूएस ईरान टेंशंस के सेंटिमेंट को लेके भी था। एक और खबर जो मुझे हमारे पास आ रही है वो कंपनी स्पेसिफिक है। माड़ी एनर्जी जो है वो उसने गैस सप्लाई करनी शुरू कर दी है शम्स वन डिस्कवरी से एसएनजीपीएल को, और ये जो है 19 जून से ये सप्लाई शुरू हुई है, और एक्सटेंडिंग वेल टेस्टिंग फेज है। मुझे एक और खबर जो हमारे पास आ रही है वो कंपनी स्पेसिफिक है। माड़ी एनर्जीज ने गैस सप्लाई करनी शुरू कर दी है अपनी शम्स वन डिस्कवरी से एसएनजीपीएल को, और ये 19 जून से स्टार्ट होगी थी। इसके बाद माड़ी एनर्जीज जो है वो 100% वर्किंग है ट्रस्ट। मुझे एक और खबर जो हमारे पास आ रही है वो कंपनी स्पेसिफिक है। माड़ी एनर्जीज ने गैस सप्लाई करनी शुरू कर दी है शम्स वन डिस्कवरी से एसएनजीपीएल को, और ये जो डेवलपमेंट है अभी ये अपनी अर्ली मोनेटाइजेशन के अंदर है डिस्कवरी की, और फ्यूचर रेवेन्यू जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है इससे। मुझे अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें माड़ी को, करंटली
जिस तरह मार्केट भी चल रही थी, उसके अंदर माड़ी की परफॉर्मेंस कैसी रही है और एक प्रोजेक्शन हम क्या देख सकते हैं माड़ी? देखिए, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, आपके पास आ रही है, तो पहले तो हम इसका नॉर्मल सा हम देखते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर किस तरह का इसने परफ़ॉर्म किया है। क्योंकि सबको हुँ, पता है कि पहले इसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हुआ करता था और उसके बाद फिर इसने बोनस शेयर इश्यू किए थे 800%, मतलब जिसके बाद हुँ, 1 शेयर था उसको 8 शेयर और मिले, तो उसके बाद का ये चार्ट है। तो यस। ₹400 पर खुला था ये तकरीबन, और इसने जो है वो ₹800 का, ₹900 का हाई लगाया था एक बार, ठीक है? हुँ, बहुत ज़्यादा तेज़ी के अंदर, मतलब पहले 3,500 का शेयर था, तो मतलब वो 7-8 हज़ार पर इसका शेयर प्राइस पहुँच गया, और उसके बाद अभी जो है वो ₹700 के पास, ₹650 के पास ट्रेड कर रहा है, ये रेट भी आपके पास आ रहा है। अब अगर हम हुँ, ये देखें कि जस्टिफाएबल प्राइस है इसकी शेयर प्राइस या नहीं है, तो हुँ, यहाँ पर मेरे पास इसकी अर्निंग्स आपको शो हो रही हैं। इसके अंदर अगर हम सेल्स देखते हैं, 9 महीने का ही हम एक साथ कंपेयर करते हैं, तो पिछली बार 14 अरब रुपए की सेल थी और इस बार 15 अरब, साढ़े 15 अरब से भी ऊपर की सेल्स हैं। तो अगर हम इसकी सेल्स देखते हैं, तो कुछ ना कुछ कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं 9 महीने के अंदर। और इसके हुँ, अलावा कंपनी कंटिन्यूअसली डिस्कवरी भी कर रही है, और उसके साथ जो पार्ट है, इसने जो ओजीडीसी की ज़मीन है, जो ओजीडीसी के वेल्स हैं, उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन है, इसका पार्ट है, तो वहाँ से भी ठीक डिस्कवरीज़ है। आएँगी। इसके अलावा एसएनजीपी को जो सप्लाई करने वाली आपने न्यूज़ बताई, तो उससे भी कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ होंगी, यानी कि कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट जो है या नेट प्रॉफिट जो है, वो भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। पिछली बार कंपनी ने तकरीबन साढ़े 4 अरब रुपए कमाए थे, और इस बार तकरीबन पूरे-पूरे 5 अरब रुपए कंपनी ने कमाए हैं। ₹38.56 की अर्निंग पिछली बार, और इस बार ₹41.32 की अर्निंग आ गई 9 महीने के अंदर। और अगर हम पूरे साल की अर्निंग लगाते हैं, तो ₹55 के आसपास, 55 से ₹57 तक की कंपनी की अर्निंग्स बन जाएँगी। यानी कि अगर हम देखते हैं इसका शेयर प्राइस और उसका पीई निकालते हैं, तो तकरीबन 12 के मल्टीपल पर मिल रहा है। मेरे हिसाब हुँ, से अगर हम इंडस्ट्री को देखते हैं, तो इंडस्ट्री वाइज़ ये थोड़ा-सा महँगा मुझे लगता है, कि थोड़ा-सा ये एक्सपेंसिव है, लेकिन क्योंकि इसके डिविडेंड्स अच्छे हैं, इसके बोनसेस अच्छे हैं, पे आउट अच्छा करती है, और एक ट्रस्ट भी इसने बिल्ड किया हुआ है अवाम के दरमियान, इन्वेस्टर्स के दरमियान, तो इस वजह से हुँ, जस्टिफाएबल प्राइस है। इवन अगर हम पाकिस्तान से बाहर भी देखते हैं, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, यूएस है, तो वहाँ पर हुँ, लोगों का जिस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट होता है, तो उनके मल्टीपल्स 50-50 के चल रहे होते हैं, और नॉर्मली भी 30-35 का मल्टीपल चल रहा होता है। तो हुँ, जस्टिफाएबल प्राइस है, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री के अंदर ही देखते हैं, जिसके अंदर ओजीडीसी, पीपीएल आता है, तो वो मुझे इसकी निस्बत थोड़ा सस्ता लगता है। सस्ता अगर हम देखा जाए, क्योंकि वो 7 के मल्टीपल, 8 के मल्टीपल में मिल रहा है, तो उनके अंदर ज़्यादा जगह मुझे लगती है, लेकिन क्योंकि ये पे आउट अच्छा करती है, तो इसके अंदर भी आप चांस ले सकते हैं, और ये ऐसा शेयर है, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर रह भी जाता है हमारी हुँ, एनर्जीज़, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि पे आउट भी आता रहेगा, और आज नहीं हुँ। तो कल आपको कैपिटल गेन भी इसके अंदर मिल जाएगा। मुझे ये कहना ठीक होगा कि जो इसकी स्टॉक प्राइस है वो रीजनेबल है कंपेयर टू इट्स अर्निंग्स, अगर हम देखें वो भी तो बढ़ रही है साथ-साथ। देखिए, अर्निंग्स तो इंक्रीज़ कर रही हैं, लेकिन जो अभी प्राइस है, वो मुझे पर्सनली, जैसे कि अगर आप कहें जस्टिफाएबल प्राइस है, तो बिल्कुल जस्टिफाएबल है, क्योंकि कंपनी जिस तरह की है। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि आपको अपने लिए पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं तो माड़ी ना लूँ, भले वो बहुत अच्छी कंपनी हो, कैपिटल गेन दे, लेकिन मुझे थोड़ी महँगी लगती है। मैं इसके अगेंस्ट ओजीडीसी, पीपीएल के अंदर इन्वेस्ट करूँ, मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगती है। क्योंकि अगर हम ओजीडीसी देखते हैं, तो ओजीडीसी का भी पे आउट अच्छा है, हर क्वार्टर के अंदर कुछ ना कुछ पे आउट करती है, डिविडेंड देती बिल्कुल। है, और प्लस उसकी भी हुँ, कंटिन्यूअसली डिस्कवरीज़ चल रही हैं, उसकी सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ रही हैं, प्लस जो रेकोडिक का इम्पैक्ट है, वो भी ओजीडीसी और पीपीएल के ऊपर आना है, हमारी के ऊपर नहीं आना है। तो मतलब उसकी अर्निंग्स भी ओजीडीसी के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगी, और एक और सबसे बड़ा मेजर पार्ट जिनकी वजह से ओजीडीसी की सेल्स या ओजीडीसी की जो अर्निंग्स है, वो इतनी नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि उनके पास वर्किंग कैपिटल कम है। वर्किंग कैपिटल उनका सारा सारा का सारा ब्लॉक हुआ हुआ है। आपको पता है कि ट्रेड डेट्स कंपनी के ऊपर कितने हैं। जो इनका सबसे बड़ा मसला है, वो सर्कुलर डेट का है, तो वो भी गवर्नमेंट लगी हुई है हल करने में। अगर वो हल हो जाता है, तो कंपनी के पास कैपिटल आ जाएगा अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए, वेल्थ खरीदने के लिए, उनमें एक्सप्लोरेशन करने के लिए, तो वहाँ से भी अगर डिस्कवरी होती है, तो कंपनी के प्रॉफिट्स, अगर मैं 5 साल का आगे का देखता हूँ, तो कंपनी के प्रॉफिट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ओजीडीसी के, तो हुँ। आई वुड इन्वेस्ट इन ओजीडीसी। और डिस्कवरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल। हुई थी और ऑयल प्राइसेस भी जब ऊपर चढ़ी थी, उस टाइम पे भी जब स्टॉक्स नीचे आए थे तो ओजीडीसी का भी रेट टूटा था, पर उतना नहीं कंपेयर टू जिस तरह बाकी स्टॉक्स का था, क्योंकि वो भी अपनी डिस्कवरीज़। डिफेंसिव स्टॉक के अंदर आता है ओजीडीसी, दैट्स व्हाई। एग्ज़ैक्टली। मुझे ऑडियंस के स्टॉक्स की तरफ भी चलते हैं। 3 स्टॉक्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम मिलेट ट्रैक्टर, ये स्प्लिट भी हुआ है, इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, स्प्लिट होने के बाद जो इसका शेयर प्राइस हो गया, वो तकरीबन ₹300, ₹310 के आस-पास हो गया है मिलेट ट्रैक्टर का शेयर प्राइस। तो मुझे लगता है कि इसका, क्योंकि हमने रिसर्च रिपोर्ट भी देखी है, बहुत सारे हाउसेस ने निकाली हैं, कि ₹440, ₹450 का टारगेट मिल रहा है, यानी कि 50% गेन इसके अंदर आपको मिल सकता है, कि 300 का शेयर है और ₹150 यहाँ से बढ़ जाएगा, तो 50% गेन मिलेट ट्रैक्टर के अंदर बढ़ जाता है। प्लस उसका ऑलरेडी बिज़नेस बहुत अच्छा है, डिविडेंड्स इसके अच्छे हैं, और इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर भी कंपनी आ रही है, ट्रैक्टर्स भी एक्सपोर्ट करने की तरफ जा रही है। तो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट तगड़ी है, तो काम भी चल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट तो मिलेट ट्रैक्टर के अंदर करनी चाहिए। मुइज़, ये जो ईवी बाइक्स की आपने बात की है, किस हद तक अगर ये स्टार्ट करते हैं तो किस हद तक सेल्स कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट्स कंट्रीब्यूट करेंगे मिलेट ट्रैक्टर्स? देखिए, ऑब्वियसली इनिशियल बेसिस पे तो इतना नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त इलेक्ट्रिक बाइक्स का इतना रुझान नहीं है। अगर हम देखते हैं, तो सबसे बड़ा जो बाइक्स मैन्युफैक्चरर है पाकिस्तान का, या जो बाइक सेलर है,
वो एटलस होंडा है और उसको कोई भी कंपनी बीट नहीं कर पाई। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज़ मौजूद हैं, जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स भी बना रही हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तानियों का रुझान अब तक इलेक्ट्रिक बाइक्स या इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ है। तो इट थिंग्स में टेक टाइम, लेकिन इन द एंड ये चीज़ें हो जाएँगी, तो कुछ ना कुछ 5-10% इनिशियली भी अर्निंग्स अंदर पार्ट प्ले कर सकती हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स की अर्निंग। ठीक है, शॉर्ट सा बस गनी डेयरीज लिमिटेड और साजियो के बारे में भी बता। देखिए, गनी डेयरीज़ लिमिटेड क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है और जो उसने भी इन्वेस्ट किया हो गनी डेयरीज़ के अंदर, उन्होंने गनी डेयरीज़ के सीईओ के तो इंटरव्यूज़ देखे ही होंगे हर तरफ, क्योंकि आपको पता है आईपीओ से पहले मैंने भी देखे है अच्छा, पॉडकास्ट। अच्छा आपने भी देखे हैं, सब नहीं देखे, हमने भी देखे हैं। तो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है और गनी ग्रुप भी बहुत बड़ा ग्रुप है। लेकिन इस ग्रुप को खास लोग पसंद नहीं करते हैं और यही वजह थी मेरे ख्याल से। और प्लस एक और वजह ये थी कि रमज़ान के पहले पहले ही आई थिंक रोज़े को आया था, गनी डेयरीज़ की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी स्टॉक मार्केट के अंदर और इत्तेफ़ाक से अनफॉर्च्यूनेटली जंग भी चल रही थी उस वक़्त। तो जंग की वजह से मार्केट भी प्रेशर में थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया। ₹33 का शेयर लॉन्च हुआ था और करंटली ₹20 के पास ट्रेड कर रहा है। तो आपको पता है कि कितना डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रहा है। क्योंकि ₹33 पर जब कंपनी एक लॉन्च हुई है, तो ऑब्वियसली जो अंडरराइटर होता है, जो कंपनी को लॉन्च करता है, जो प्रॉस्पेक्टस बिल्ड करते हैं, जो सीएज़ होते हैं, तो वो प्रॉपर वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी लाते हैं, तो वहाँ से भी हमें डिस्काउंटेड शेयर प्राइस मिल रहा है। तो गनी डेयरीज़ के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट तो मेरे ख्याल से करना चाहिए और अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको कंपनी इतनी कोई खास पसंद नहीं है, तो छोटा-मोटा आप रिस्क गनी डेयरीज़ के अंदर होल्ड करके ले सकते हैं। और दूसरा आपने साज़गार का बोला, तो साज़गार तो मेरी फेवरेट कंपनी है। उसने बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑलरेडी दे दिए हैं लोगों को। अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ से भी 30-40% का कैपिटल गेन आपको ईज़िली मिल सकता है साज़गार के शेयर के अंदर। डिविडेंड से स्लोस तो इंक्रीज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने प्लांट लगाया है, ज़मीन खरीद रही है कंपनी बड़ा प्लांट लगाने के लिए, तो कंपनी काम कर रही है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। आपको देखें कि एक कंपनी की इतनी ग्रोथ हो गई कि रिक्शा बनाने से लेकर फोर व्हीलर्स बनाती है, क्रॉसओवर एसयूवी बनाती है और पाकिस्तान की मार्केट को भी जो है वो कवर कर लिया इसने। और रिकॉर्ड और सेल। रिकॉर्ड सेल्स है कंपनी की, 2000 गाड़ियाँ महीने की सेल करती है। तो बिल्कुल। मैनेजमेंट तो अच्छी है, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट तो इसके अंदर भी करनी चाहिए। तो जैसे कि ये 3 स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए, साज़गार, गनी डेयरीज़, मिलर ट्रैक्टर और ओजीडीसी भी बताया, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बताया मैंने बेसिकली। हम्म। और इसी तरह की इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर स्विंग विद स्टॉकिफाई आ जाता है, या फिर हमारे जो क्लाइंट्स की ग्रुप हैं, वो भी आते हैं। पेड ग्रुप हो या फिर फ्री ग्रुप हो जो हमारे क्लाइंटल के लिए है, तो उन तमाम ग्रुप्स के अंदर आपको सर्विसेज़ मिलती हैं। तो फ्री ग्रुप तो आप भी जॉइन कर सकते हैं, सिर्फ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग वैसे ही इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, तो अगर आप स्टॉकिफाई के पास इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे जितने व्यूअर्स हैं, वो अगर स्टॉकिफाई के पास इन्वेस्टमेंट करेंगे अकाउंट खुलवा के, तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप वाली जो सर्विस है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो बिल्कुल आप सब अपना अकाउंट खुलवाएँ, ताकि फिर फ्री में सर्विसेज मिले। नंबर पे कांटेक्ट करना है आपने 03010301 246 और विद इन अ डे और 2 डेज मैक्सिमम अकाउंट खुल जाएगा आपका। और इसी के साथ कल लास्ट डे भी है ट्रेडिंग और उसके बाद एक लॉन्ग वीकेंड है, जून क्लोजिंग की एडजस्टमेंट्स भी हैं और एक रोल ओवर वीक भी इन प्ले है, तो अपनी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली रखनी जरूरी है। जैसे मोइज ने बताया, जहां प्रॉफिट टेकिंग होगी कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग भी कीजिए और एंड टाइम के ऊपर आप कुछ बाइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मंडे ऑनवर्ड्स मार्केट को एक प्रॉपर क्लियर पॉजिटिव डायरेक्शन भी मिल जाएगी। इसी के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इतवार वाले एक दिन हफ्तानामा के अंदर एक नई स्ट्रैटेजी के साथ और एक नई डायरेक्शन के साथ और लेटेस्ट अपडेट के साथ। जरूर बताइएगा आज की एपिसोड आपको कैसे लगी और कोई भी आपका सवाल वो कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा, हम वो मुझसे जरूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मुझ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।